हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के 2016 का, उस समय इसका नाम बीटीसी था, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है गणित का, इसका आज अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय पार्ट का आज सॉल्यूशन देखेंगे आज इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको सॉल्यूशन भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आपने इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि 219 प्रश्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अदरवाइज़ ये आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पिछले सभी वर्षों के जितने 2016 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न पत्र के हल के जो जितने एमसीक्यू थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इसका सॉल्यूशन मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो अब देखते हैं इसमें अब सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न और साथ में उनका हल। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 5 तक का होता है बहुविकल्पीय। छठा क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरीय 6 से चलेगा। तो यहाँ पर लिखा है संख्याएँ 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो संख्या आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आती है दिए गए आंकड़ों में, वही क्या होती है? बहुलक होती है दिए गए आंकड़ों का। तो यहाँ पर 0 जो है वो 3 बार आया है, इसके अलावा कोई ऐसा अंक नहीं है जो दोबारा से रिपीट हुआ हो। कोई नंबर ऐसा नहीं है इसमें, ना 1 दोबारा आया, ना 5 आया, ना 7 आया, ना 8 आया, ना 9, कोई नंबर दोबारा सा नहीं है। तो 0 जो है वो 3 बार आया है, तो यही सबसे ज़्यादा अधिक इसकी बारंबारता है, सर्वाधिक 3 है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा वो 0 होगा। बहुलक कितना हो जाएगा इसका? 0। क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर इसका 3 घात लगा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब रूट के ऊपर 3 घात लगी हो तो उसका मतलब होता है घनमूल। तो यहाँ पर 125 गुणा 343 यानी कि 125 का भी घनमूल लेना है और 343 का भी घनमूल लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इनके गुणनखंड कर लेंगे, आवाज गुणनखंड कर लेंगे। 125 के करेंगे क्या होगा? 5 गुणे 5, 3 बार 5 की गुणा हो जाएगी, और 343 होता है 7 का 3 बार गुणा। ठीक है, अगर हम इसके रिवर्स की बात करें तो 5 का घन जो होता है वो होता है 125 और 7 का घन होता है 343। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 3 का देखते हैं। अगर हमें क्या करना है, घनमूल लेना है तो 3 का पेयर लेंगे। ठीक है, तो 3 का पेयर कंप्लीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है उसमें से एक एक अंक लेंगे, और 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 का जो घनमूल होगा वो 5 हो जाएगा, और 343 का हो जाएगा 7। ठीक है, और इसका गुणा कर लेंगे क्योंकि दोनों गुणा में है, तो हो जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका 35 आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये ऊपर जो मतलब जो गोल गोल सा ऊपर का पृष्ठ होता है ये। ठीक है, जैसे पाइप ले लेंगे आपको, ये तो पाइप के ऊपर का जो गोल गोल जो पृष्ठ है, ठीक है, मतलब जो सरफेस होती है वही होता है उसका वक्र पृष्ठ। क्लियर? तो हमें क्या करना है, इसके आधार की त्रिज्या यानी कि बेलन का आधार की त्रिज्या, देखिए आधार वैसे तो इनका वृत्त होता है, लेकिन यहाँ पर आधार की त्रिज्या यानी कि ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, और ऊंचाई इसकी है 14। तो त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई को s से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल s से। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। और अगर यहाँ पर व्यास दे रखा हो तब इसका सूत्र जो होता है वो होता है पाई इंटू व्यास। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाता है पाई इंटू व्यास इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो हो जाता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया 2πr/h। यहाँ पर लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे, त्रिज्या की जगह 5 लगा देंगे और यहाँ पर 14 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पर ये 14 हो गया, और यहाँ पे 7 से 14 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 22 की गुणा 44 और 5 दूनी 10, 44 गुणा 10 यानी कि 400 और 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है, यानी कि ये क्षेत्र, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्षेत्रफल की यूनिट होती हैं, मतलब क्षेत्रफल के ही नाम होते हैं। तो इनको हम जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आयतन को हमेशा घन मीटर या घन मीटर में और या घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। यहाँ पे है 9/49 का a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, ठीक है, 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 9/49 है और a स्क्वायर है, हम पहले इस टर्म का क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल निकाल के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। देखते हैं, तो 9 का हो जाएगा 3 और 49 का हो जाएगा 7, a स्क्वायर का a हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लिया हमने पहली टर्म का, उसको स्क्वायर लगा के कर देते हैं। अगली वाली टर्म ले लेंगे 4b स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे और इसको ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का वैल्यू वही रहती है, सिर्फ उसको क्या करना है, हमको a और b की वैल्यू में चेंज कर लेना है। फिर ये हमारे इस टाइप के सूत्र के हिसाब से ये बन जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से ये बन गया, ठीक है। जो आपकी पहली टर्म है वो a स्क्वायर हो जाएगी, दूसरी टर्म आपकी जो है माइनस में 2b, वो आपकी हो जाएगी b स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। सेम इसी की तरह इसको भी ओपन कर देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी ओपन किया हमने, तो इस पर है a प्लस बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे कितनी है, 3/7 a है और b की वैल्यू है 2b, तो हो जाएगा 3/7 a प्लस 2b, पहले वाले में प्लस और सेकंड वाली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा वही। और यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसे या तो हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो इसको लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि a = 1/d1 × d2, ठीक है। d1 d2 यहाँ पर क्या है, विकर्ण है, पहला और दूसरा विकर्ण, ठीक है। दो ही विकर्ण होते हैं किसी भी चतुर्भुज में, तो यहाँ पर दोनों विकर्णों का गुणनफल, यही इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर व्यास मतलब 2r, ठीक है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है यानी कि 2r होगा। तो 2r की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, पहले से ही दे रखी है वो, ठीक है, 14 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है। अब वृत्त की परिधि निकालनी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr यानी कि पाई इंटू व्यास हो जाएगा, ठीक है, पाई इंटू व्यास है इसका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि इसका 2πr होता है तो 2r मिलके जो होगा पूरा व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट भी आप अगर व्यास दे रखा है तो आप सिर्फ पाई से गुणा कर देंगे और तब भी इसका परिधि निकल आएगी, ठीक है। वैसे 2πr इसका फॉर्मूला होता है, तो आप त्रिज्या निकालें फिर से अब उसको अप्लाई करेंगे तो उससे बेटर यही है कि पाई से आप सीधे व्यास का गुणा कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इंटू और व्यास लगा देंगे 14, तो 7 से काटेंगे 14 को, 7 दूनी 14, 22 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 44 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हो रहा है, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, 22 दूनी 44। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका लघु उत्तरीय के प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वैसे तो ये 12वां क्वेश्चन है पेपर का, और वैसे पहला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का है। तो यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके जितने भी क्वेश्चन आपके समलंब के होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि इसमें एक ही सूत्र लगता है क्षेत्रफल का, ठीक है। ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर, ये सूत्र ही केवल इसमें अप्लाई होता है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी सूत्र इसमें इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई और कुछ जो है सूत्र अप्लाई नहीं होना है। तो इसमें जो समांतर भुजाएं दे रखी हैं उनको हम b1 और b2 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 15 मीटर इसको b1 मान लेंगे और इसको 8 मीटर को b2 लिख देंगे। लंबवत बीच की दूरी है, इसको ऊंचाई या हम बीच की दूरी भी कहते हैं, तो इसको h लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल h। तो b1 b2 और h, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, वैसे अगर इंग्लिश का लिखेंगे तो हमें बेटर जल्दी याद होता है, वैसे हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल का जो हिंदी में फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, ठीक है, ये होता है हिंदी में। और इंग्लिश में ये फॉर्मूला होता है 1/2 b1 + b2 × h। क्लियर है, ठीक है। b1 और b2 दोनों की वैल्यू इसमें अब वैल्यू लगा देंगे, ऊंचाई भी हमारे पास है, b1 b2 दोनों हमारे पास हैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर b1 b2 की लगा देंगे, 15 + 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे 2 से कितना काटेंगे, 6 कट जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 23 गुणा, क्योंकि 15 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ पर बचा 6, 23 गुणा 6 करेंगे 138 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समलंब का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समीकरण
6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें कोई पर्टिकुलर विधि का नाम लिखा होता, अगर पूर्ण वर्ग विधि से करना होता तो हम आपको उस तरह से कराते, लेकिन इसमें लिखा है सिर्फ इसको लिखा है हल करना है। तो हल करने का देखिए स्क्वायर है, इसको हम और मतलब सिंपल मेथड से तो कर नहीं सकते, इसका हमें गुणनखंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ऐसी स्क्वायर वाली टर्म आ जाती हैं, ठीक है, सिंपल अगर एक्स वगैरह दिया होता तो हम ऐसे ही कर देते, उसको सीधे सीधे सॉल्व कर देते समीकरण को। इसका हमें क्या करना होगा, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करना होगा। तो पहले ना इस तरह के क्वेश्चन जो दिए रहते हैं जिनमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू होती है, ठीक है, या तो आप इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू है तो उसका जो माइनस वाली टर्म होती, मतलब जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है जिसमें एक्स वगैरह नहीं होता, उससे सीधा गुणा कर देते हैं उसके। ठीक है, या इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, तुलना कर लो इसकी। ठीक है, ax² + bx + c जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे आप इससे तुलना करके फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू इससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c से इसकी तुलना करेंगे दिए गए समीकरण की। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 6 और बी बराबर आ जाएगा आपका -1, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस के साथ मतलब माइनस एक्स के साथ माइनस है इसलिए -1 होगा यहाँ पर, और सी प्लस का है। ठीक है, वो होते ही हैं, व्यापक रूप वाला जो है वैल्यू नहीं बदलती है, तो सी जो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ जाएंगी, फिर ए का और सी का हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, ए और सी गुणा करेंगे, कितना आया, -12 आ जाएगा, 6 × 2 -12। लास्ट जो सी वाली टर्म होती है जो जिसमें यहाँ पे -2 आपको दिख रहा है, ये सी वाली जो टर्म है, यही टर्म हमको इसके साथ जो चिन्ह होता है वही हमको ये बताता है कि हमें गुणनखंड मतलब जो अंक लेकर आना है। यहाँ पर जो बी वाली टर्म है जो यानी कि जो एक्स वाली टर्म है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में, कि ए वाली टर्म जो है हमें ये बताती है मतलब ये इसमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, ए कौन बताता है, ये सी वाली टर्म हमें बताती है कि हमें जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस जो है 2 के साथ यहाँ पर माइनस है, यानी कि सी वाली टर्म माइनस की, इसीलिए हमें यहाँ पर इसका क्या करना होगा, इसको घटाकर लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3। ठीक है, 4 × -3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 - 3, ठीक है, घट के कितना आ जाएगा 1, और वही हमको चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है, वैसे 1 है, माइनस का 1। ठीक है, वैसे आप लोग सोचेंगे कि बी की वैल्यू -1 है, कहने का मतलब है सेंस की माइनस पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्स के साथ में हमको सिर्फ एक लाना है, मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए। तो मतलब ज़्यादा डिटेल में ना कर बात करें तो हमको क्या करना है, बस घटाना है। ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है कि जिनको घटाने से हमको इससे ज़्यादा वैल्यू ना मिले। तो अब यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिखेंगे 4 - 3 उसके साथ में। ठीक है, 4 - 3 लिख देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 में से देखते हैं और 4 में से देखें क्या कॉमन है। 2 कॉमन हो सकता है और x कॉमन हो सकता है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 3x और -2। ऐसे ही सेम यहाँ पर 3x - 2 पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट हो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें चिन्ह बदलना नहीं है, तो इसलिए प्लस का ही कॉमन लेंगे। और क्या करेंगे, 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 जो हमने कॉमन लिया है वो हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो हमारे लिए जो टर्म हमारी कॉमन आई थी दोनों साइड में, ठीक है, 3x - 2 3 - 2 उसको एक बार लिख देंगे, और ये दोनों गुणा में लिखे जाते हैं, बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर हम क्या करते हैं अगली में, ठीक है, लास्ट में इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि पहली बार एक ब्रैकेट को हम बराबर 0 करेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट को बराबर 0 करेंगे, और x के 2 मान हमें मिल जाएंगे। पहले से हमें मिलेगा x बराबर -1/2, दूसरे से मिलेगा 2/3। ठीक है, यानी कि 2/3 और -1/2 इसके मान आ जाएंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन में जो है यहाँ पर ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई नहीं होती इसके सूत्र में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इस टाइप से आप एक डायग्राम बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो ये वाली जो लाइन होती है, ये दोनों साइड जो है यही तिरछी ऊंचाई होती है। क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, इसे बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई। ठीक है, और नीचे यहाँ पर जो होती है त्रिज्या होती है, और वैसे तो पूरा व्यास हो जाएगा। ठीक है, आधार का। और जो शंकु का आधार या बेलन का आधार जब भी आएगा ना, तो आप यही समझिए कि वो वृत्त की त्रिज्या या मतलब उसकी परिधि वगैरह की बात कर रहा है। ठीक है,
तो इनका आधार जो होता है वो वृत्त ही होता है। कभी कभी आधार का क्षेत्रफल करके लिख के आता है तो हम वहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई हमारे पास 10 है और इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हम इस तरह से एक इसका देख लेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये छोटा छोटा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई 10 है और नीचे जो 6 सेंटीमीटर का आधार। तो ये यहाँ पर देखिए इस तरह से एक जो है पूरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसी का मैंने छोटा सा रूप यहाँ पर आपके लिए अलग से बना दिया है। तो इसे ऊंचाई इसका निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए देखिए फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें आप नीचे देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूले जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। जब आपको तिरछी ऊंचाई निकालनी होती है तो उसके लिए सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये मेन फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसके अनुसार ये वाला फार्मूला होता है। उसी को हम दूसरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर तिरछी ऊंचाई निकाली हो। अगर हमें त्रिज्या निकालनी होगी, ठीक है, शंकु वाले सवालों में अगर त्रिज्या हमें निकालनी होगी शंकु की, तो हमें ए वाला सूत्र अप्लाई करना है। और अगर इसकी ऊंचाई निकालनी होगी तो हम ए वाला सूत्र इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ए वाला सूत्र हम इसमें लगाएंगे जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। करना है ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालिए हम क्या करेंगे इसमें, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का स्क्वायर का माइनस कर देंगे। फिर यहाँ लगा देंगे वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 36, ठीक है। वैल्यू लगा देंगे, एल की वैल्यू 10 है और त्रिज्या कितनी 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 64, ठीक है। और रूट 64 का जो मान होता है, यानी कि 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 8 होगा। 8 8 64 होता है, ठीक है। फिर हम शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शंकु के आयतन का सूत्र। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लगा देंगे 1/3, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 और यहाँ पर 6 गुणा 6 हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ है कि 7 से कटने वाली कोई वैल्यू यहाँ पर तो है नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पाई लगाकर छोड़ दें, ठीक है। 22/7 ना लगाएं, यहाँ पर पाई लगाकर भी आप आंसर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। जो नीचे जो मैंने लिख रखा है या तो 96 पाई जो लिखा है इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 96 पाई क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, तो सॉरी घन सेंटीमीटर आएगा। तो ये आप पाई की वैल्यू ना लगाएंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप पाई की वैल्यू अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो आपका आंसर ए वाला आएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला आंसर निकाल दें तो ज़्यादा बेटर है, जो पॉइंट में आपका दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं आपको आ रहा है तो गलत मत कीजिएगा, आप पाई की वैल्यू लगाकर छोड़। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पाई की वैल्यू लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पाई की वैल्यू ना भी लगाएं, पाई लिख दें, ठीक है, आंसर में साथ में पाई लिख दें, तो तब भी सही माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन 100% इस पर मैं ये नहीं कहूँगा 100% सही है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा के सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं फिर क्वेश्चन काट डालें तो आपका पूरा ही कट जाएगा। उससे बेटर है कि आप पाई की वैल्यू लगा के छोड़ दें, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, मेरा खांसी आ रहा है मुझे काफ़ी, जिस वजह से हो सकता है आवाज़ ठीक ना आ रही हो। फिलहाल कोशिश बेटर कर रहे हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण बी बराबर 95, तो डी का मान ज्ञात कीजिए, और कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको डी की भी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर और ए की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए और सी, ए कह रहा है ए और सी ए दोनों आमने सामने के कोण है, बराबर हैं, और बी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू निकालो। बहुत सरल, देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है मेन। क्या, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। दोनों का टोटल कितना होता है, 180 अंश, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बराबर दे रखे हैं वो बात सही है, ठीक है, वो क्वेश्चन की कंडीशन है, लेकिन वैसे दोनों क्वेश्चन जो एंगल होते हैं आमने सामने के उनका टोटल कितना होता है 180, ठीक है। तो हमें ए बराबर सी दे रखा है, बी जो रखा है 50, जो चीज़ हमें दी है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसी को लिख लेंगे जो हमें ऊपर दिया हमने। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज में आते हैं, ए बी सी डी। इस चक्रीय चतुर्भुज में देखेंगे तो ए और सी, ठीक है, ए और सी दोनों का 180 है, और बी और डी एंगल कितना है 180, ठीक है, दोनों। तो सबसे पहले हम ए एंगल निकाल ले रहे हैं, तो इसके लिए हम ए वाली कंडीशन लगाएंगे। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं 180 अंश के होते हैं, ठीक है। और इसको लिखेंगे, अब कोण ए कोण सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी है वहाँ पर भी ए का मान रख देंगे, ठीक है, ए रख देंगे, क्योंकि बराबर है दोनों तो वहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 2a, और ए बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर 180/2, यानी कि कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, कितना आ जाएगा 90 अंश, ठीक है।
इतना सॉल्यूशन तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि इजी है ना, कर लेंगे आप। सेकंड वाला पार्ट हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बहुत सरल है। आप ऐसे ही इसको मतलब डायग्राम से बता दोगे, 95 में से आप 180 घटा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी तो कोण डी में वैसे लिखेंगे कोण बी, अगर लिख के दिखाना है आपको तो, क्योंकि पेपर में तो लिख के दिखाना पड़ता है, ऐसे थोड़ा कि बातों से बता देंगे, सीधे लिख देंगे कोण 85 अंश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वहाँ सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, यहाँ पर बी की वैल्यू लगा देंगे और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर 180 माइनस 95 और 85 अंश आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। संख्या 7, 14, 12, 21, 24 और 11 की माध्यिका निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यिका के लिए हमें क्या करना होता है, दिए गए आंकड़ों को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग रटवा देते हैं कि आरोही क्रम में, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अवरोही में भी लिख सकते हैं, लेकिन आरोही क्रम में ज़्यादा सही है, तो आप आरोही क्रम ही लिखें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। ठीक है, तो यहाँ 7 से स्टार्ट करा, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 24। ठीक है, यहाँ पर आपके पदों की संख्या कितनी है, सबसे पहले फिर क्या का अगला काम क्या करते हैं, माध्यिका में पद गिनते हैं। कितने पद हैं, 3 और 3 6, एक 7 पद हैं, यानी कि विषम है। ठीक है, क्या है, विषम। तब जब पदों की संख्या विषम होती है तो उसका एक सूत्र होता है माध्यिका, क्या होता है, n+1/2 बे पद का मान या बा पद। ठीक है, ऐसे भी होता है, तो लगा देंगे यहाँ पर 7 + 2 यानी कि 8/2 बे पद का मान, यानी कि यहाँ पे 4वें पद का मान आ जाएगा। अब ये 4वें पद का मान आया, ये 4 आंसर नहीं आया। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिख देंगे 4 आंसर, लिख देंगे 4 इसका, ऐसा नहीं होता है। 4वें पद का मान आया है तो गिनेंगे यहाँ से कौन सा 4वां पद हो रहा है, 7 पहला, 11 दूसरा, 12 तीसरा और जो चौथा आपका आ रहा है वो 14 आ रहा है। क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। आगे इसमें अगर देखिए, अगर आपके लिए आंकड़े सम हो, यानी कि जो n की वैल्यू यानी कि आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो, जैसे 2 4 6 8, 2 से कटने वाली संख्या, तब जो माध्यिका का सूत्र होता है वो ए वाला होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, यहाँ पर जो इसमें n+2 प्लस 1 अलग है, और जो विषम वाला सूत्र होता है इसमें n+1 साथ में ही होता है। ठीक है, n+1 जो है वो साथ में ही होता है, और यहाँ पे n/2 फिर +1 अलग से होता है। ठीक है, फिर पूरे का /2 होता है। अगला क्वेश्चन है 17वां। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। बहुत सरल है, संख्याओं का योग कितना है, 24 है, उसमें एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी से दोगुनी, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने करके दिखाया आपको। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने किया है। ठीक, ये मैंने आपको करके बताया है कि एक संख्या जो है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो ऐसी कंडीशन में जिससे तुलना की जाती है पहले उसका होना जरूरी है, तो दूसरी से पहले की तुलना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले दूसरी संख्या को मान लेंगे, फिर पहली संख्या ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना दूसरी संख्या पहले, क्योंकि तुलना उसी से कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले मानेंगे। तो माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी दोगुनी यानी कि 2x। कह रहा दोनों का योग 24 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों मिला के कितना हो रहा है, 24। ये जो लाइन मैंने हिंदी में लिखी भाई आप पेपर में ना लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है होता है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताइए। ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पर लिख के दी है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे 2x + x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो पहली संख्या हमारी x हमने मानी थी वो 8 आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 16, और दोनों जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा, टोटल 24 ही बनेगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर हमारा ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा जो है वो 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ये केंद्र हमारा एक वृत्त है ये। ठीक है, और इसी वृत्त के अंतर्गत हमारा एक केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वो हो जाएगा केंद्र। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक, ये वाला हमारा एक वृत्त है, और इसी में क्या होगा कि हमारे पास जो जीवा होगी वो 16 सेंटीमीटर की एक जीवा हो जाएगी। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर की एक जीवा हो जाएगी,
और इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरह का डायग्राम हम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह का डायग्राम बनता है। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिख रही है वही केंद्र से लेके जो जीवा तक की दूरी है, जो कि लंबवत आती है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे जो जहाँ एम पॉइंट दिख रहा है आपको, यहीं पर जो त्रिभुज के अंदर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना देगी, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से अगर समूह जो जीवा है उस पर अगर हम एक लंब डालें तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि जो P से M तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बताई भी है, ये यहाँ पर देखिए ये। बाकी मैंने थ्योरम जो होती है वो भी लिख के दे दी है आपको, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो वृत्त के अंतर्गत हमें क्या करना है, हमें बस ये हम इसी त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें समकोण त्रिभुज वाली हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। हमें O से M की दूरी निकालनी, क्या निकालनी? O से M की दूरी निकालनी है, ये वाली O से M की दूरी। तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो हो जाएगा OM², यानी कि O से M क्या है? O से M इस त्रिभुज के लिए हमारे लिए लंब हो जाएगा। ये जो 10 सेंटीमीटर कर्ण है और ये 8 जो है आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लगा देंगे, OM² बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। और इसी तरह से आपका जो OM² बराबर हो जाएगा 36, और OM बराबर हो जाएगा √36, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जो जीवा के बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी? केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेट में, ठीक है। इसमें 2017 का आपका सॉल्यूशन होगा। और वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।